रिगार्डिंग सब ग्रुप डिस्कस करूंगा। मैं पहले यहाँ पे वो सारे थ्योरम लिस्ट कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है, क्योंकि इसमें से प्रूफ पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। सब ग्रुप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं। पहला है द इनवर्स ऑफ any element in subgroup is the same as the inverse of the same regarded as an element of the group। इसी तरीके से सेकंड है द आइडेंटिटी एलिमेंट of a subgroup is the same as that of the group। थर्ड थ्योरम है नॉन एम्प्टी सबसेट of subset H of a group G asterisk is a subgroup of G asterisk if and only if A belongs to H, B belongs to H, implies that A asterisk B belongs to H। Second, A belongs to H implies that A inverse belongs to H, where A inverse is the inverse of A in G। एक और भी थ्योरम है लेकिन वो नेक्स्ट बताएंगे बाद में। तो जो ये तीन थ्योरम लिखे गए हैं उसमें आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया है और उसको प्रूफ करने के लिए पूछा भी जा सकता है। जैसे पहला ही है आपका द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन सब ग्रुप
is the same as the inverse of the same regarded as an element of the group। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वर्स एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो वही होगा जो ग्रुप के अंदर होगा। मतलब अगर G और H, G आपका ग्रुप है G एस्ट्रिक और H एस्ट्रिक सब ग्रुप है जहाँ पे G इज सबसेट ऑफ H, तो हर एक एलिमेंट का, इसमें जो भी एलिमेंट है H के अंदर, उसका इन्वर्स एलिमेंट वही एलिमेंट होगा जो G के अंदर रहते हुए है। अगर A एक एलिमेंट आप लेते हैं और इसका इन्वर्स मान लीजिए B है, A का इन्वर्स B है, तो A इन्वर्स A एस्ट्रिक B इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट E आएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि इन्वर्स लॉ में यही बताया गया था कि किसी भी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट सेट के अंदर होता है और इन्वर्स एलिमेंट को अगर आप उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी लॉ भी बताया गया है। आइडेंटिटी लॉ में यही बताया जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि अगर उस एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे सेट के बाकी एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट अल्टर्ड नहीं होता है। कौन सा एलिमेंट? जिससे आप आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करा रहे हैं। तो A एस्ट्रिक E इक्वल टू E एस्ट्रिक A इक्वल टू A, ये आइडेंटिटी एलिमेंट वही है। अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है, A एक एलिमेंट लिया गया, रैंडमली पिक किया गया और उसका इन्वर्स एलिमेंट B है, तो A एस्ट्रिक B इक्वल टू E होगा। अब आप ये समझिए कि इस H के अंदर, जो H एक सबसेट है G का, उसके अंदर भी A का इन्वर्स B ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन इस बात को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से आप या राइट कैंसलेशन लॉ से आप प्रूफ कर सकते हो कि जैसे अगर मान लिया कि G एस्ट्रिक एक ग्रुप है और H एस्ट्रिक एक सब ग्रुप है। ये आपका ग्रुप है और ये सब ग्रुप है, और किस तरह से है कि H एक जो सेट है वो G का सबसेट है। अब आपने आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज कर लिया, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G एज एंड H, क्योंकि G में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही H में भी होगा। अब उसको एक साथ दोनों बातें नहीं प्रूफ करना है, जो है उसी को प्रूफ किया जाएगा, वो सेकेंड पार्ट में बल्कि दिया गया है। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ हिज सब ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। तो E को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज कर लिया। अब आप क्या करिए, इसको जो कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ होता है। अब मान लीजिए G में एक एलिमेंट है A, ठीक है, और A का जो इन्वर्स है, मतलब A इन्वर्स इक्वल टू मान लीजिए B है, A का इन्वर्स A इन्वर्स B है। जैसे आप क्या लिखोगे कि लेट A बिलोंग्स टू G एंड इन्वर्स ऑफ A इज B, देन क्या होगा, A एस्ट्रिक B इज इक्वल टू E आएगा, देन A एस्ट्रिक B इक्वल टू A आएगा, ये श्योर है। A एस्ट्रिक B इक्वल टू E आएगा, क्योंकि ये इन्वर्स एलिमेंट सपोज किया गया है इसका, तो इन दोनों को ऑपरेट कराएंगे तो E मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से सब चीज़ें प्रूफ होती हैं, तो ठीक जो हो प्रूफ करना उसका उल्टा सपोज करते हैं। तो लेट इन H इनवर्स ऑफ A इज B डैश,
बी ना मान के बी डैश मान लेते हैं। लेट इनवर्स ऑफ बी ए इन एच इज बी डैश। बी के जगह पे हमने बी डैश मान लिया, मतलब जो प्रूव करना है उससे अलग मान लिया, उसका उल्टा मान लिया। तो क्या होगा, हेंस हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी डैश इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तब ए एस्ट्रिक बी डैश इक्वल टू ई हो जाएगा। अब देखिए दोनों चीजें क्या हैं, सेम, दोनों चीजें सेम दी गई हैं ई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी डैश। अब ये एक ध्यान देना है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। हाउ इट इज बिहेविंग वी डोंट नो, क्योंकि ये सभी ग्रुप के लिए रिप्रेजेंटेटिव, ये सभी ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे आप जनरल वे में प्रूफ कर रहे हैं, तो वी डोंट नो हाउ इट इज बिहेविंग, ये हमें आइडिया नहीं है इसका क्या मतलब है। इस नाते इसमें ये काम नहीं करना है जैसे एज यूजुअल मैथमेटिक्स में हम ए को काट देते हैं। भाई आपने कहीं पे लिखा है 3 इंटू वाई इक्वल टू 6 इंटू जेड, तो आप 3 1 जा 3 2 जा कर देते हैं, या अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 3 को कैंसिल कर देते हैं। तो उस तरीके से मतलब डिवाइड कर देते हैं, उस तरीके से नहीं सोचना है। इसी नाते वर्डिंग हम लोग यूज करते हैं यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये बहुत कम जगहों पे यूज होगा सब्जेक्ट में, और है तो उसी तरीके से यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ए कैंसिल हो जाएगा। चीज़ें वही हैं लेकिन एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे ऑपरेटर होंगे जहाँ पे उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन की तरह मतलब नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम लोग वो नहीं करेंगे डिवाइड वाला कि इसको काट दें, ये नहीं करना है। तो ये एक कैंसिल हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, तो b इज इक्वल टू बी डैश मिल गया। तो हमारा एजम्पशन एक तरीके से, जो अगर मान लीजिए हमने एज्यूम किया था कि लेट अस देयर इज डिफरेंट इनवर्स एलिमेंट फॉर एलिमेंट ए। आपने ये एज्यूम किया कि चलिए सपोज कर लेते हैं कि G के अंदर इनवर्स एलिमेंट A का B है और H के अंदर B डैश है, ये सपोज कर लिया गया। तो सपोज कर लिया गया तो इसका मतलब है कि आगे चल के कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो आपने अलग अलग इसीलिए सब माना कि इसका B है यहाँ पे G के अंदर, और यहाँ पे आपने H के अंदर B डैश सपोज कर लिया, ठीक है। इनवर्स ऑफ A इन H इक्वल टू B डैश, मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू B डैश H के अंदर सपोज किया है। तो दो अलग अलग ले, दोनों जगह पर अलग अलग ले, लेकिन फाइनली क्या आया, B और B डैश सेम आ गए। तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी कि इन H इन G एज वेल एज इन H फॉर एवरी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट विल बी सेम। तो फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट सेम होगा, जो G के अंदर होगा वही H के अंदर होगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो दूसरा वाला है आपका, तो इसमें बहुत ही सिंपल था। मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें प्रूफ करने को आती हैं तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज़ करेंगे। सीधा उसमें यही बोला गया था, जो भी, जैसे मान लीजिए अगर आपने नेचुरल नंबर का सेट लिया और उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लिया, ये ग्रुप है, और आइडेंटिटी एलिमेंट
नेचुरल पे तो नहीं बनेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ में। अगर इंटीजर ले लें और प्लस ऑपरेटर ले लें तो 4 का जैसे इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स -4 होता है, 2 का -2 होता है। तो अगर आप इस I में से एक सबसेट बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 4 2 अगर उस सबसेट के अंदर है तो 4 का इन्वर्स एलिमेंट -4 के अलावा कुछ और होगा, क्योंकि 4 प्लस में 4 में अगर -4 ऐड करेंगे तो 0 आता है, और कोई दूसरा नंबर नहीं है कि जो 4 में ऐड कर दें तो 0 बन जाए। तो 2 में इसी तरीके से 2 के साथ भी है। तो थ्योरम में यही है कि ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट इन्वर्स एलिमेंट H के अंदर भी होगा किसी भी एलिमेंट के लिए। तो उसके लिए आपने कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच यूज़ किया और सपोज किया कि भाई A एक एलिमेंट है जो G के अंदर है, उसका इन्वर्स B है ग्रुप के अंदर, तो चाहे तो आप ऐसे लिख दें तो और भी क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही लिख दीजिए कि H, या यहीं पे लिख दीजिए H। वैसे ही इन H यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो H के अंदर B डैश है और G के अंदर B है, मतलब अलग अलग ले लिया, लेकिन इन्वर्स एलिमेंट का जो रोल होता है, जो उसका इफेक्ट होता है, यही होता है। तो वो दोनों जगहों पे अलग अलग आपने दिखाया, लेकिन ई होने की वजह से ये दोनों सेम हो गए। डायरेक्ट कैंसिल नहीं काट नहीं सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, आप जो हम लोग की आदत में होता है। इस नाते ये मेंशन करना पड़ेगा यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कि लेफ्ट से एक उस ऑपरेंड को हटा दीजिए, सेम ऑपरेंड होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर यह ए आपने इधर लिखा लेफ्ट में तो इधर भी लेफ्ट में ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इधर बी एस्ट्रिक ए लिख दिया तब नहीं कैंसलेशन हो पाएगा, बी डैश एस्ट्रिक ए लिख दिया कैंसलेशन नहीं हो पाएगा, तो लेफ्ट में ही होना चाहिए या फिर राइट में होना चाहिए, दोनों के दोनों जब राइट में हो तब भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से बी और बी डैश सेम आ जाएंगे और हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट जो दिया गया वो सही हो जाएगा, यानी थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, थ्योरम वैलिडेट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर दूसरे थ्योरम की बात करें हम तो वो भी इसी की तरह से है कि उसमें कहा गया है जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो जी के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही एच के अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कुछ दूसरा नहीं। तो आप सेम उसी तरीके से फिर प्रूफ करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी एंड एच, एंड जी के अंदर मान लीजिए आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया ए बिलोंग्स टू जी, और एच के अंदर भी आपने वही एलिमेंट पिक किया, क्योंकि जो भी एलिमेंट इसके अंदर है वही वो तो सब के सब इसके अंदर हैं ही। तो पहले एच के अंदर से आपने मान लीजिए जी को पिक किया तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो नहीं है उसके अंदर। ये एच के अंदर अगर ए को पिक किया तो निश्चित तौर पे वो ए के अंदर होगा, क्योंकि एच जी का सबसेट ही होता है। तो इस वजह से इसको अगर जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख दें। एच के अंदर आपने एक पिक किया एलिमेंट जी, और ये एच क्या है, जी का सबसेट है। तो ये जो भी एलिमेंट एच के अंदर है वो सब के सब जी के अंदर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है क्योंकि सबसेट है ये आपने। और एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। एच जी का सबसेट है, लेकिन एच एस्ट्रिक अगर जी एस्ट्रिक बात करेंगे तो जी एस्ट्रिक ग्रुप है और एच एस्ट्रिक सब ग्रुप है। अब आपने एज्यूम किया कि चलिए भाई दोनों जगह पे आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग है, इसके अंदर ई सपोज कर लिया, इसके अंदर ई डैश सपोज कर लिया, मान लीजिए दोनों जगहों पे आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग ले लिए। अब आउटकम देखिए क्या होगा। अगर ऐसा है तो ए एस्ट्रिक ये एच एस्ट्रिक सब ग्रुप था और जी एस्ट्रिक ग्रुप है, स्टेटमेंट आप लोग लिख ही लोगे, जी एस्ट्रिक ग्रुप है तो ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए आएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और ए एस्ट्रिक ई डैश इज इक्वल टू भी ए आएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि दोनों सेम है आरएचएस के तौर पे।
तो RHS दोनों का सेम होने की वजह से LHS भी सेम हो जाएगा। अगेन वी विल यूज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड फाइनली वी विल गेट E इक्वल टू E डैश which will contradict our assumption. So both G and H will have same identity element. तो E इक्वल टू E डैश आ जाएगा। और ये कैसे करना है? यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ये जरूर मेंशन करना रहेगा, यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ को यूज करते हुए हम लोग जो भी चीज़ रिक्वायर्ड चीज़ है वो पाएंगे, वो चीज़ हमें मेंशन जरूर करना रहेगा। इस तरीके से ये दो थ्योरम आपके प्रूफ हो जाते हैं। जो शुरू के दो थ्योरम थे इसमें भी वैसे ही सेम चीज़ है, कहीं पे कुछ अलग नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है, आता भी एग्जाम में, दोनों ऊपर के जो थ्योरम हैं। और उसमें पहले वाले में जैसे था उसी तरीके से यहाँ पे भी है। बस ध्यान में ये रखना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ होगा और इजी भी है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना। आपसे जो कहा जा रहा है ठीक उसका उल्टा एज्यूम कर ले रहे हैं, लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि एजम्पशन हमारा उल्टा पड़ जा रहा है और इस वजह से सही हो जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये ध्यान रखना है कि लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ को जब हम यूज़ करेंगे तभी होगा, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होगा। तो दो थ्योरम आपके हो गए। अब ऐसे थर्ड थ्योरम जैसे दिया गया है, ये एक सबसेट लिया गया है जो कि इसी ग्रुप का है, मतलब H एस्ट्रिक सब ग्रुप है और G एस्ट्रिक ग्रुप है। तो H एस्ट्रिक तभी ग्रुप होगा G एस्ट्रिक का जब ये इफ एंड ओनली इफ लिखा गया है, इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। यही दो शर्त हैं, ये दो शर्त फॉलो ही करना पड़ेगा कि A एस्ट्रिक B बिलोंग्स टू H। तो अब आप ये देखिए कि हमें सबग्रुप प्रूफ करने के लिए कि सबसेट ये दे रखा है पहले से, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, सबसेट दे रखा है कि जो भी एलिमेंट H के अंदर हैं वो G वाले ही हैं, G के अंदर वाले ही एलिमेंट हैं, ये पहले से गिवन है। लेकिन करना क्या है इसमें प्रूफ, ये दो आपको हेल्प करने के लिए फॉर्मूले एक तरीके से दिए गए हैं, कंडीशन है, लेकिन इन दो कंडीशन को एज ए फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। लेकिन हमको इन दो फार्मूलों की मदद से करना क्या है, वो चार चीज़ें, चार लॉ होल्ड कराना है। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इनवर्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये चार लॉ हमको होल्ड कराने रहेंगे इन दोनों की मदद से। तो देखिए पहला लॉ जो है वो तो साफ साफ दिख रहा है कि A एस्ट्रिक B बिलोंग्स टू H, तो मतलब क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। ये पहला स्टेटमेंट इसीलिए दिया गया है, उसमें साफ साफ दिख रहा है क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। लेकिन बाकी जो तीन लॉ और हैं, एसोसिएटिव है या फिर इनवर्स है या फिर आइडेंटिटी है, वो सब भी हमें इनकी मदद से होल्ड करा के दिखाना रहेगा। अब जैसे ये पहले इनवर्स की बात किया है, इनवर्स इसमें दे रखा है, इसका यूज़ करना है हमें, क्योंकि इसी को एक्सप्लोर करेंगे तभी हमें काम की चीज़ मिलेगी। इसमें लिखा क्या है, A बिलोंग्स टू H implies that A inverse belongs to H where A inverse is the inverse of A in G। तो इनवर्स लॉ को भी इसने कह दिया है, इसमें कहीं पे कोई संदेह नहीं है। दो लॉ आपके इसने दे रखा है, बाकी दो लॉ जो हैं वो हमें इन दोनों की मदद से होल्ड करा के दिखाना रहेगा। तो कौन कौन से फोर लॉ हैं किसी भी सेट को ग्रुप होने के लिए, उसको पहले लिस्ट कर लीजिए। पहला है क्लोजर लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ एंड थर्ड है इनवर्स
फोर्थ है आइडेंटिटी। तो ये दोनों तो ऑलरेडी गिवन है। अब हमें आइडेंटिटी लॉ और एसोसिएटिव लॉ इसकी मदद से प्रूव करके दिखाना है। तो आइडेंटिटी लॉ का मतलब बहुत ही आसान है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हमें करके दिखाना है। अब आप देखिए ये जो लॉ दिया गया है फर्स्ट के थ्रू आप लिखेंगे इट इज गिवन दैट ए belongs to H and B belongs to H implies that A asterisk belongs to B, A asterisk B belongs to H and hence closure law, hence closure law। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, ये प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ है क्योंकि ये दे रखा है। हमें जो करना है मेहनत इस पे करना है और इस पे करना है। इनवर्स लॉ की बात करें वो भी दे रखा है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट H के अंदर है। सो इनवर्स लॉ यहाँ पे इस सेकंड स्टेटमेंट में यही दे रखा है। तो यहाँ पे आप इनवर्स लॉ में आप बता देंगे कि इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इफ A belongs to S then A inverse also belongs to S and A inverse is given that it is inverse of A, तो इट होल्ड इनवर्स लॉ, वो हो गया। अब पहले आइडेंटिटी लॉ की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी लॉ जो नहीं कहीं दिख रहा है, देखिए जब हम आइडेंटिटी लॉ का मतलब सिर्फ यही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट H के अंदर है कि नहीं है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो चूंकि A एस्ट्रिक A अगर AH के अंदर है और A इनवर्स H के अंदर है तो निश्चित तौर पे ये G के अंदर भी होगा। If A and A inverse in H, A and its inverse A inverse is in H, then there is no doubt that A and A inverse is not in G। ठीक है, means if A belongs to H, A inverse belongs to H, then A also belongs to G and A inverse also belongs to G। तो अगर और G के अंदर है तो निश्चित है ऑपरेट करने के बाद ये E दे रहे होंगे, E दे रहे होंगे, ठीक है, उसका रिजल्ट आउटकम E दे रहा होगा। G के अंदर तो रहेगा कि नहीं रहेगा। अब G के अंदर अगर रहते हुए ये ऑपरेंड वही है, ऑपरेटर भी वही है, तो H के अंदर रहते हुए कुछ और थोड़ी देगा, H के अंदर भी रहते हुए E ही देगा। अब प्रश्न ये है कि दिस E is existing in H और नॉट। प्रश्न यही है, अगर यह दो एलिमेंट H के अंदर हैं तो निश्चित तौर पे G के अंदर भी होंगे। H के अंदर अगर है तो G के अंदर भी होंगे, क्योंकि H जो है वो G का सबसेट है। तो अब G के अंदर अगर है तो G के अंदर रहते हुए A इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, E आएगी, क्योंकि ये इनवर्स लॉ होल्ड करेगा। वहां तो ग्रुप गिवन है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन G इज ए ग्रुप, सो देयर इज नो डाउट दैट A इनवर्स इज इक्वल टू E। ठीक है, तो उसमें A इनवर्स के वैल्यू E होने में कहीं कोई संदेह नहीं है। वो G के अंदर चूंकि है तो G के अंदर वही आउटकम देगा क्योंकि G गिवन है, ग्रुप है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि E H के अंदर है कि नहीं है। अब इसी को बस केवल समाधान करना है। तो देखिए अगर G के अंदर रहते हुए दे रहा है तो H के अंदर भी रहते हुए E देगा। अब हमें ये पहले दे रखा है कि ये क्लोजर लॉ होल्ड होता है। अगर यह E H के अंदर नहीं रहेगा तो क्लोजर लॉ वायलेट होगा, जो कि ऑलरेडी गिवन है। सो टू मेट कंडीशन ऑफ क्लोजर लॉ E मस्ट बी इन H, क्योंकि क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। क्लोजर लॉ फर्स्ट पॉइंट में होल्ड होने की बात किया हुआ है। भाई यह एक एलिमेंट है, A इनवर्स भी एक एलिमेंट है, B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी जगह पे A इनवर्स B इनवर्स कुछ भी आ सकता है। अगर A B दो H के अंदर है और A इनवर्स दो अलग अलग एलिमेंट है H की, केवल इसका शकल दिखा दिया गया अलग कि A इनवर्स लिख दिया गया है। अल्टीमेटली ये भी एक कोई वैल्यू है, जैसे 4 और -4, तो 4 का -4 है, तो
4 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, लेकिन अब 4 का इन्वर्स, अगर 4 को सिंबॉलिक ए से लिख दें तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के रिगार्डिंग बात करें तो 4 का इन्वर्स 1/4 होगा। तो 4 एक रियल नंबर है और 1/4 भी एक रियल नंबर है। अब ए से अगर 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए इनवर्स 1/4 हो जाएगा। तो ये सिंबॉलिकली है, इनवर्स लगा दिया गया है, तो ये भी अल्टीमेटली एलिमेंट ही है। तो ए इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू ई अगर जी में रहते हुए आ रही है तो एच में भी रहती हुई आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ई एच के अंदर है कि नहीं है। अब ई अगर एच के अंदर है तब तो ठीक है, नहीं है तो समस्या ये आ जाएगी कि क्लोजर लॉ वायलेट होगा, जबकि क्लोजर लॉ होल्ड होने की 100% गारंटी पहले पॉइंट में दे रखा है। तो इस नाते आइडेंटिटी लॉ इनवर्स लॉ भी आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड होगा, मतलब ई एच के अंदर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर ई एच के अंदर नहीं रहेगा तो पहला पॉइंट वायलेट होगा। तो इस वजह से आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ है। तो एसोसिएटिव लॉ में आप कहीं पे भी A*B, अगर A*B इक्वल टू A*B*C इज इक्वल टू A*B*C, इस तरह से लिखते हैं तो A*B, क्योंकि ऑपरेंड और ऑपरेटर वही है, तो जो बिहेवियर जी में रहते हुए है वही बिहेवियर एच में भी रहते हुए होगा। नाते एसोसिएटिव लॉ में कोई भी सस्पेंस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।